नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नवरात्रि का महापर्व हुआ शुरू। पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई आराधना। कांग्रेस ने जारी की 30 उम्मीदवारों की सूची, बाकी का घोषणा जल्द ही। एक्सीडेंट में साइकिल सवार की हुई मौत, ट्रक जब्त, पुलिस जांच में जुटी। नवनियुक्त कलेक्टर ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, 100% मतदान का आह्वान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देवी मां के जयकारों से रविवार को मंदिर गूंज उठा। सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने पूरी आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना की। लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोगों ने अपनी बारी का इंतजार किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना करके परिवार के लिए मंगल याचना की। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त आज के दिन सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही एक वजह भी है कि नवरात्र के पहले दिन काफी संख्या में भक्त उपवास रखते हैं। मंदिरों में सुबह से भक्तों की उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह है कि भक्त कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्र के पहले मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र में 9 दिनों मां भगवती के 9 रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा की विधि है, जिसको अपना भक्त अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। उनका कहना है कि नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक व्रत रखकर पूरे संयम के साथ मां भगवती की पूजा करने वाले भक्तों के सभी कष्टों को मां भगवती दूर कर लेती है। उनका कहना है कि अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्त व्रत रख सकते हैं, उपासना कर सकते हैं या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार वो पूजा अनुष्ठान भी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दौरान सच्चे मन से की गई पूजा उपासना से भक्त को अवश्य ही लाभ मिलता है। ये नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के सुहागन पूजा करते हैं। 7, 14, 21 महिलाएं रहती हैं और पूरे मन से भजन कीर्तन करते रहते हैं। बाद में फिर व्रत रखते हैं पहले और मीठा खा के व्रत तोड़ते हैं। अरे हम लोग का हर साल मतलब ये कई सालों से लगातार हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। यहाँ कन्या भोजन है और सुहागिन पूजा है, ये हम लोग हर साल करते हैं। और विधि विधि विधान से पूरा जैसे 16 इनका मतलब षोडशोपचार जो पूजा होती है वो हम लोग पूरा करते हैं। 14, 21 दिन 28 महिलाएं, 30 महिलाएं, जितनी भी हो जाएं। तो हमारे ब्राह्मण समाज में ही 70-80 महिलाएं हैं, तो सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग भजन करते हैं, पूजा करते हैं। डूंगरगढ़ व मैहर स्टेशन में रेलवे ने दी नवरात्र तक सुविधा। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त माता रानी के दर्शन के लिए निकलते हैं। रेलवे ने श्रद्धालु भक्तों की श्रद्धा भक्ति को ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस वर्ष भी डूंगरगढ़ और मैहर स्टेशन में चुनिंदा ट्रेनों का ठहराव शुरू कर दिया है। मालूम हो कि मां बमलेश्वरी मंदिर डूंगरगढ़ में नवरात्र पर्व 15 से 23 अक्टूबर तक मेला में जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों का अस्थायी ठहराव एवं कुछ गाड़ियों के विस्तार की सुविधा प्रदान की जा रही है। ट्रेनों के डूंगरगढ़ व रायपुर तक अस्थायी विस्तार के साथ ही कुछ दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डूंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। इन ट्रेनों में दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल को रायपुर तक विस्तारित की जा रही है। वहीं डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस शाम 6:34 एवं सिकंदराबाद रायपुर सुबह 11:24 में ठहरेगी। ठहराव 2 मिनट का होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा के दर्शन एवं नवरात्र मेला 15 से 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुर्ग नौतनवा साप्ताहिक एक्सप्रेस का ठहराव 19 से 26 अक्टूबर तक रहेगा। यह ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचेगी और 6:05 में छूटेगी। नौतनवा दुर्ग साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा 14 से 21 अक्टूबर तक मिलेगी। यह ट्रेन रात 12:45 पर पहुंचेगी और 12:50 में छूटेगी। दुर्ग नौतनवा द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस का ठहराव 18 से 27 अक्टूबर तक रहेगा। यह ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचेगी और 6:05 में छूटेगी। वहीं नौतनवा दुर्ग द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस का ठहराव 15 से 27 अक्टूबर तक रहेगा। यह ट्रेन रात के 2 बजे पहुंचेगी और रात
2:05 में छूट जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन ही कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 30 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई, जिसमें मंत्री समेत कुछ नए चेहरे और विधायकों को मौका दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा गया है। वहीं बस्तर में भी पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है, जिसमें कोंटा से कवासी लखमा पर फिर से भरोसा जताया गया। आपको बता दें कि पहली लिस्ट रविवार की सुबह सामने आई। वही 60 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है, जिसे जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। न्यायधानी के शासकीय स्कूल आने वाले दिनों में वाईफाई से लैस होंगे। वो न्यायधानी बिलासपुर हो या फिर दूरांचल शासकीय स्कूल, इन सभी स्कूलों में छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से हाईटेक शिक्षा दी जाएगी। समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए कमर कस ली है। जिले के 208 स्कूलों को वाईफाई लगाया जाएगा। जिन स्कूलों में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की क्लास संचालित हो रही है, उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर वाईफाई जोन बनाया जाएगा। समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि स्कूल परिसर में विद्यालय में वाईफाई लगाने के साथ छात्रों को ईमेल आईडी भी तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तकनीक से जुड़ने के बाद छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई की अच्छी सुविधा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वाईफाई लगाने के लिए प्रति स्कूल 17,110 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे वाईफाई के माध्यम से स्कूल प्रबंधन छात्रों की जानकारी ऑनलाइन आसानी से अपलोड कर सकेंगे, जिससे छात्रों को जानकारियां समय से उपलब्ध होंगी। वाईफाई का पासवर्ड छात्र छात्रों के पास भी होगा, जिससे स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनको अच्छी स्पीड भी मिलेगी। अधिकांश स्कूलों में वर्तमान में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और एलईडी स्क्रीन है। इंटरनेट सुविधा न होने से भी इनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में इंटरनेट सुविधा बढ़ने के बाद छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने में स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस भी सवाल यह है कि दूरस्थ इलाकों में जहां मोबाइल तक की कनेक्टिविटी नहीं है, जहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन की व्यवस्था कैसे होगी। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि बीएसएनएल द्वारा हर जगह ऑप्टिकल फाइबर बेचने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे जल्द ही जिले के सभी शासकीय स्कूल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ सकेंगे। इधर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनीश शरण ने चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोनी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रस्तावित स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का दौरा किया। मतदान दलों को चुनावी सामग्री का वितरण भी इस स्थल से किया जाएगा। उन्होंने शहर की कुछ मतदान केंद्रों का भी दौरा कर तैयारी पर की। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीओ सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण के बाद कोनी का दौरा किया। हर चुनाव की तरह इस दफा भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सामग्री वितरण एवं मतगणना का कार्य किया जाएगा। प्रशासनिक तैयारियां मौके पर शुरू कर दी गई है। वहीं कलेक्टर ने संपूर्ण स्थल का सुरक्षा के मद्देनजर बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सामग्री वितरण, सामग्री के मिलान, पार्किंग, स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष आदि की समुचित व्यवस्था बनाने के लिए कहा। कलेक्टर ने शहर के जेपी वर्मा कॉलेज एवं सीएमडी कॉलेज का दौरा कर वहां निर्मित मतदान केंद्रों का अवलोकन किया। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, बिजली, पानी की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुष्मान भारत के तहत इलाज करने चयनित अस्पताल को भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है, ताकि इलाज के लिए पहुंचने वाले ऐसे मरीज जिनका कार्ड नहीं बना है, उनका भर्ती होने के साथ ही उसी अस्पताल में तत्काल कार्ड बन जाए। लेकिन इन दिनों निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड बनवाने के बजाय मरीज को कार्ड बनवाने के लिए जिला हॉस्पिटल और सिम्स भेज रहे हैं। इससे मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि जिले में अभी भी 4.5 लाख हितग्राही ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं। जब ऐसे लोगों की तबीयत खराब होती है या फिर कोई घटना में गंभीर होते हैं, तो इन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। ऐसे मरीज को आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा दिलाने के लिए हर कार्ड से इलाज करने वाले चयनित अस्पताल में कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है, पर अस्पताल प्रबंधन कार्ड बनाने में रुचि नहीं ले रहा है। आयुष्मान से इलाज के लिए पहुंचने वाले का कार्ड न बनाकर उन्हें जिला हॉस्पिटल और सिम्स कार्ड बनवाने भेज दिया जाता है। इससे मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिल रहा है और कई तरह के परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद ऐसा करने वाले 25 हॉस्पिटल को नोटिस देकर आयुष्मान कार्ड बनाने की हिदायत दी गई है और साफ किया गया है कि मरीज का समय पर कार्ड न बनाने की दशा में आयुष्मान से उपचार करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर राजेश शुक्ला ने भी इन अस्पतालों को साफ किया है कि वे आयुष्मान से इलाज में मरीजों का सहयोग करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रविवार गांधी चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सीमेंट से भरी ट्रक के ठोकर से साइकिल सवार 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देवरी खुर्द निवासी ऋषि गुज्जर रोज की तरह अपने घर से साइकिल में सवार गोल बाजार स्थित एक निजी होम्योपैथिक क्लिनिक जाने के लिए घर से निकले थे। जहां करीब 11 बजे वह गांधी चौक पहुंचे थे, उसी बीच एक ट्रक ने उन्हें पीछे से रौंदते हुए निकल गया, जिससे ऋषि गुज्जर का कमर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। जिसे मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल 112 को सूचना दी, जिन्होंने तत्काल ही ऋषि गुज्जर को गंभीर अवस्था में सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके डेड बॉडी को सिम्स शवगृह में रखाया गया है। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं घटना के बाद से फरार ट्रक के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध सरकंडा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में धारदार हथियार लहराकर आने जाने वाले को भयभीत करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर नशाखोरी कर उपद्रव करने वाले 6 अन्य लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आपको बता दें, विगत दिनों ही चाकू मारकर एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद सरकंडा पुलिस हरकत में आई है और सभी गुंडे बदमाशों को उठाकर उन्हें राउंड अप किया जा रहा है। साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। इधर निजात अभियान के तहत शनिवार को अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां स्थानीय पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 51 लीटर महुआ शराब के साथ 40 पाव देसी शराब भी जब्त किया है। पहला मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि ध्रुवाकारी में महुआ शराब की बिक्री के लिए अवैध रूप से भंडार किया गया है, जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर पन्नालाल महिलांगे के घर में दबिश दी, जहां से पुलिस को 51 लीटर से भी ज़्यादा महुआ शराब जब्त की गई। इसी तरह दूसरा मामला मल्हार चौकी का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि अवैध रूप से शराब को परिवहन किया जा रहा है, जहां मुखबिर की सूचना पर पकड़िया मोड़ के पास घेराबंदी कर एक बाइक सवार को हिरासत में लिया गया, जिसने अपना नाम नरेंद्र महिलांगे बताया, जो ग्राम ध्रुवाकारी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से 40 पाव देशी शराब
बरामद किया, जिसे पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सपरिवार रतनपुर पहुंचे, जहां महामाया देवी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने यह पूजा अर्चना कर भाजपा के प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। मैं नवरात्रि की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोरबी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करके प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए आज माता रानी से कामना किया है कि सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, प्रदेश हमारा खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़े। सर, इस बार प्रबल प्रताप सिंह जयदेव जी को टिकट दिया गया है, तो क्या रहेगा इस बार? क्या निश्चित रूप से एक जिस प्रकार से लगातार वो काम करते रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ, घर वापसी का अभियान, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम वो करते हैं और इसीलिए पार्टी ने उन्हें कोटा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। कोटा विधानसभा की जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्रबल प्रताप सिंह जयदेव जी को मिल रहा है। प्रत्याशी बता रहे उन्हें लगातार। देखिए, लगातार वो इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र से उनका संपर्क और आना जाना रहा है, इसलिए विरोधी लोग इस बात को कहेंगे, पर आखिर में वो लगातार इस क्षेत्र से संपर्क में रहे। इसमें घट तोड़ पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से इस बार इतिहास रचेंगे और कोटा में कमल खिलाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो।